शहजादी सूफी एक खूबसूरत और नेक दिल शहजादी थी। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। To the chef's performance then. This lunch is certainly less उसकी माँ का chaotic. इंतकाल हो चुका था और सौतेली माँ सूफी से सख्त जलन रखती थी। वो बादशाह के सामने पता नहीं क्यों हमेशा उसकी शहजादी बुराई हमेशा करती मुझसे रहती। जिद्दी, लापरवाह और बदतमीज रवैया रखती है। अच्छा, शहजादी हर वक्त मैंने अपनी ऐसा क्या बेगुनाही किया? साबित बाबा, करती मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। बेटी मैं तुम पर रहती। यकीन करना लेकिन चाहता हूँ। सौतेली माँ लेकिन मुझे जिद, कुछ समझ नहीं आ चालाकी रहा। और बदगुमानी से भरी थी। आखिरकार बादशाह बावजूद उसके कि वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, उसके दबाव में आ गया। शहजादी को कहीं दूर भेज दें, लेकिन उसे कोई तकलीफ ना हो। मैं सब संभाल लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सौतेली मलका ने मसनूई नरमी से कहा। लेकिन उसने शहजादी को जंगल के बीचों बीच एक पुराने किले में कैद करवा दिया। शहजादी कभी बाहर नहीं निकलेगी ना, खिड़की से झांकने की इजाजत है। शहजादी की खिदमत के लिए मलका ने चंद खादमाएं मुंतखब की, मगर उन खादमाओं को सख्त हुक्म दिया गया कि लड़की को कभी घर से बाहर निकलने ना दे, हत्ता कि खिड़की से बाहर झांकने की भी इजाजत नहीं है। खादमाओं को बेहतरीन तनख्वाह भी मिल गई, इसलिए सब खुश थीं। जब कभी बादशाह अपनी बीवी से पूछता हमारी बेटी कैसी है, क्या वो खुश है, तो दिखावा करने के लिए मलका फौरन किले का चक्कर लगाती। जो ही उसका रथ किले के दरवाजे पर रुकता, सब खादमाएं दौड़ कर बाहर आती और खुशामदी लहजे में कहती, मलका आलिया फिक्र न करे, शहजादी बहुत खुश और सुखी है। कैसी हो? कमरा अच्छा है, खाने की कोई कमी तो नहीं? तुम नई हवा में और भी तंदुरुस्त लग रही हो, बस खुश रहना। मलका बाय। ऊपर शहजादी के कमरे में चंद लम्हों के लिए जाती, वापस जाकर बादशाह से कहती, मैंने शहजादी सूफी को इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट थी। हमेशा कमरे में अकेली होती, खादमाएं उसकी तरफ देखती तक नहीं थीं। शहजादी दिन भर खिड़की की दहलीज पर कोहनी टिकाए दूर जंगल को देखा करती। अगर वो नर्म तकिया कहनी के नीचे ना रखती तो उसकी कहनियों पर छाले पड़ जाते। खिड़की के उस पार दरख्तों की चोटियां, बादल और नीचे शिकारियों का रास्ता नजर आता था। एक देसी रास्ते से एक शहजादा शिकार करते हुए गुजरा। वो चूक गया कि पुराने वीरान किले की खिड़कियां खुली हैं। ये क्या? खिड़कियाँ खुली हैं, धुआं भी उठ रहा है और ऊपर कपड़े। कोई रह रहा है इस किले में? हैरानी से ऊपर नजर उठाई तो एक खिड़की में उसे एक हसीन लड़की दिखाई दी। वो मुस्कुराया। शहजादी ने भी उसे देखा। पीला लिबास, शिकारी बूट, कंधे पर बंदूक, और चूंकि वो मुस्कुरा रहा था, शहजादी ने भी मुस्कुराहट लुटा दी। बहुत देर तक वो एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते, झुककर सलाम करते रहे। फासला इतना था कि बातचीत नामुमकिन थी, मगर उनकी खामोश गुफ्तगू चलती रही। अगले दिन शहजादा दोबारा आया, उसी पीले लिबास में। उस दिन भी वो दोनों बहुत देर एक दूसरे को देखते और इशारों से बातें करते रहे। इस बार मुस्कुराहटों और झुककर सलाम करने के साथ साथ वो दिल पर हाथ रखते और रुमाल हिलाकर इशारे करते रहे। यह सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन शहजादा हस्बे मामूल दरख्त के नीचे खड़ा शहजादी से इशारों में बातें कर रहा था। अचानक दरख्त के पीछे से एक डाइन झांक कर जोर से कड़कड़ाए हुए कहकहे लगाने लगी। तुम कौन हो और हंस क्यों रही हो? दो आशिक जो इतने दूर दूर रहते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ। मुझे तुम दोनों अच्छे लगे हो, मैं मदद करूंगी। वो किले के दरवाजे पर गई और खादमाओं के हवाले एक मोटी सी पुरानी किताब की। उसकी जर्द धब्बों वाली पुरानी ये सफहात थी। शहजादी के लिए तोहफा है, वक्त गुजारने के लिए पढ़ लेगी। खादमाओं ने किताब शहजादी को दे दी। शहजादी ने उसे खोलते ही पढ़ा। ये एक जादू की किताब है। सफ़े आगे पलटो तो आदमी परिंदा बन जाता है, सफ़े पीछे पलटो तो परिंदा दोबारा इंसान बन जाता है। शहजादी ने किताब को खिड़की पर रखा और तेजी से सफहात आगे पलटने लगी। नीचे शहजादा खड़ा था। उसने बाजू हिलाए और अगले लम्हे वो जर्द रंग के नन्हे कैनरी में बदल गया। वो दरख्तों से उड़ता हुआ सीधा खिड़की की तरफ आया और नरम कशीदा कुशन पर आ बैठा। शहजादी को वो छोटा सा कनरी बहुत प्यारा लगा। फिर यकायक याद आया कि वो दरअसल शहजादा है।
अगले ही लम्हे उसने जल्दी से किताब उठाई और सफाहात पीछे पलटने लगी। कैंडी ने अपने सुनहरी परों को झटका, बाजू फैलाए और लम्हों में वो फिर से शहजादा बन चुका था। उसके सामने घुटने टेक कर बोला, मैं तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता हूँ। देर तक दोनों बातें करते रहे। शाम हो चुकी थी। शहजादी ने जादुई किताब के सफाहात पलटे। नौजवान एक बार फिर कैनरी में बदल गया। पहले वो खिड़की की दहलीज पर बैठा, फिर छिजे पर और फिर हवा के सहारे दायरे बनाता हुआ नीचे दरख्त की एक शाख पर उतर गया। ये देखकर शहजादी ने किताब के सफाहात पीछे पलटे और कैनरी फिर से इंसान बन गया। वो खिड़की की तरफ मुस्कुराता हुआ अपने कुत्तों के साथ रास्ते पर आगे बढ़ गया। यूं हर रोज यही होता। सफाहात आगे पलटने से शहजादा परिंदा बनकर खिड़की तक उड़ाता, सफाहात पीछे पलटने से फिर इंसान बन जाता, फिर दोबारा सफाहात आगे पलटते और वो उड़कर वापस चला जाता और आखिर में फिर सफाहात पीछे पलटकर वो अपने महल पहुंच जाता। अपनी जिंदगी में कभी इन दोनों ने इतनी खुशी महसूस नहीं की थी। एक दिन मलका अचानक सोफिया से मिलने आई। वो कमरे में यूं चलती फिरने लगी जैसे हकीकतन फिक्रमंद हो। तुम ठीक हो? जरा दुबली लग रही हो। मगर फिक्र क्या बात है? क्या तुम कभी इतनी सेहतमंद और मुतमईन रही हो? वो बातें करते करते कमरे का जायजा लेती रही। फिर उसने खिड़की खोली और बाहर झांका। वही पीले लिबास वाला शहजादा अपने कुत्तों समेत रास्ते पर आ रहा था। मलका ने दिल ही दिल में बुड़बड़ाया, अगर ये बेवकूफ लड़की समझती है कि मैं ऐसे इश्क माशूकी करती रहने दूंगी तो ये उसकी भूल है। मुझे उसने एक गिलास शहजादी से पानी कहा। ला दो। जैसे ही शहजादी कमरे से निकली, मलका ने जल्दी जल्दी पीने निकाली और उनकी नौकेली धारें सीधी ऊपर की तरफ करके शहजादी के कुशन में छुपा दी। वो नफरत से बुड़बड़ाई, अब इसे मजा आएगा खिड़की पर कहनी टकाने का। अब शहजादी प्यास नहीं पानी रही। ले आई। मैं अब चलती हूँ। तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए ना? अच्छा, खुदा हाफिज। जो ही मलका का रथ दूर निकला, शहजादी फौरन किताब के सफाहात आगे पलटने लगी। शहजादा कैनरी बनकर उड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही खिड़की पर उतरा, सीधा उसी कुशन पर जा गिरा। एक तेज अजियतनाक चीख कैनरी की चोंच से निकली। उसके पीले पुरों पर खून के धब्बे फैल गए। नौकेली पीने उसकी छाती में गहराई तक पैवस्त हो चुकी थी। वो तड़पते हुए फड़फड़ा कर ऊपर उठा, हवा के रहमो करम पर मदहोश सा झूलता। बेतरतीब दायरों में नीचे गिरा और मिट्टी पर फैलकर बेसद पड़ा रहा। जल्दी। घबराहट के मारे शहजादी फौरन मुझे ये सफाहात ठीक पीछे करना पलटने है। लगी, ताकि जब वो नौजवान बने तो शायद जख्म गायब हो जाए। या खुदा। अफसोस, वो फिर नौजवान तो बन गया, मगर उसके पीले लिबास के सीने पर गहरे खून आलूद जख्म चीख रहे थे। वो अपने कुत्तों के घेरे में बेहोश सा पड़ा था। कुत्तों के रोने और भौंकने की आवाजें सुनकर दूसरे शिकारी दौड़ आए और उसे लकड़ियों की स्ट्रेचर पर उठाकर ले गए। लेकिन अब की बार जख्मी शहजादे ने सोफी की खिड़की की तरफ एक नजर तक न उठाई। जख्म ठीक नहीं हो रहे, नुकसान बहुत गहरा है। महल इलाज पहुंचकर का भी कोई फायदा शहजादा नहीं हो संभल रहा। न सका। जितने तबीब आए सब नाकाम रहे। जो भी मेरे बेटे को ठीक कर दे उसे बादशाह ने शहर की हर गली में ऐलान करवाया, मगर कोई भी इलाज करने न आया। इधर शहजादी फिराक और बेकरारी में घुलती जा रही थी। उसने चादरें बारीक पट्टियों में फाड़कर आपस में बांधी, एक लंबी, बहुत लंबी रस्सी बना ली। एक रात उसने इसी रस्सी के सहारे ऊंचे मीनार से खुद को नीचे उतारा और शिकारियों के रास्ते पर निकल पड़ी। लेकिन अंधेरा इतना गहरा था और भेड़ियों की आवाजें इतनी खौफनाक कि उसने सोचा सुबह तक रुक जाना ही बेहतर है। एक पुराने खोखले बलौत के दरख्त में उसे जगह मिली। वो अंदर सिमेट कर बैठ गई और थकन से फौरन सो गई। ऐन सियाह रात में वो चौंकी, जैसे किसी ने सीटी बजाई हो। फिर एक और सीटी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उसे 4 शमों की रोशनी दिखाई दी। वो आने वाली 4 डायनें थीं जो उसी दरख्त के नीचे जमा होने वाली थीं।
शहजादी ने दरख्त के सुराख से झांक कर देखा। 4 बूढ़ी डायनें मोमबत्तियां उठाए एक दूसरे को तंजिया लहजे में खुशामदेद कह रही थीं। उन्होंने दरख्त के नीचे आग जलाई और खुद को सेंकने बैठ गईं। फिर 2 चमगादड़ भून कर खाएं। खाना खत्म हुआ तो दुनिया भर की खबरें सुनाने लगी। पहली बोल, मैंने एक बादशाह को देखा जिसकी 20 बीवियां हैं। दूसरी बोली, के शहंशाह को देखा, इसकी चोटी 3 गज लंबी हो गई है। तीसरी मैंने बोली, आदमखोरों के बादशाह को देखा जो भूल से अपने वजीर को ही खा गया। बादशाह चौथी का बोली, बेटा बीमार है, उसे ठीक नहीं कर सकता। असले इलाज तो सिर्फ मुझे मालूम है। इसके कमरे के फर्श में एक लूस ईंट है। बस वो ईंट हटाओ और नीचे एक शीशी मिलेगी जिसमें वो मरहम है जो किसी के भी जख्म भर सकती है। शहजादे दरख्त के अंदर दुबकी, खुशी से चीख पड़ने वाली थी मगर खुद को रोक लिया। डायनों ने जब सारी बातें कर ली तो वापस चली गईं। सुबह होते ही शहजादी सीधी शहर की तरफ रवाना हुई। उसने पुरानी चीजों की दुकान से अपने ताज के बदले एक डॉक्टरी कोट और एक जोड़ी ऐनक खरीदी। फिर वो बादशाह के महल जा पहुंची। महल के दरबान उसे अंदर आने नहीं देते थे। ये डॉक्टर, इसके पास तो कोई सामान भी नहीं। लेकिन बादशाह ने कहा, ये मेरे बेटे को क्या नुकसान पहुंचाएगी, वो तो वैसे ही बिस्तरे मर्ग पर है, इसे आने दो। डॉक्टर सोफी ने दरखास्त की कि वो शहजादे के कमरे में अकेला जाना चाहती है। बादशाह ने इजाजत दे दी। शहजादी जब कमरे में दाखिल हुई तो उसने शहजादे को कराहों में डूबा नीम बेहोश देखा। उसका दिल चाहा कि उसकी हर तकलीफ खुद पर ले ले। उसे डायनों की बताई हुई कीमती हिदायत याद थी और वक्त बहुत कम। वो कमरे में टहलती रही, जमीन पर कदम रखती हुई, यहाँ तक कि उसका पाँव एक ढीली ईंट पर आ पड़ा। उसने ईंट उठाई, नीचे जादुई मरहम की छोटी सी शीशी रखी थी। शहजादी आहिस्तगी से शहजादे के जख्मों पर मरहम लगाने लगी और जैसे ही मरहम हर जख्म को छूता, जख्म पलट झपकते गायब हो जाता। आखिरकार शहजादे के सीने पर ना कोई जख्म था, ना खून, ना दर्द। वो पुरसुकून नींद में लेटा था। शहजादी खुशी से बेकाबू हो गई और बादशाह को फौरन बुला लिया। बादशाह अपना बेटा सेहतमंद देखकर हैरान और खुशी से रोता रहा। डॉक्टर, जो मांगो मिलेगा। मुझे शहजादे की शाही शर्ट चाहिए और उसकी वो कमीज जिस पर खून के धब्बे और जख्म के निशान बादशाह ने तीनों चीजें उसे दे दी और शहजादी खामोशी से महल से निकल आई। कुछ दिन बाद शहजादा फिर वही आ निकला। वो किले के सामने खड़ा था, ये सोचते हुए कि उसे धोखा दिया गया है। शहजादी ने फौरन किताब उठाई, सफहात पलटे। शहजादा बेबस होकर कनरी में बदल गया। वो कमरे में उड़ आया। तुमने मुझे इतनी अजियत दी, मेरी मोहब्बत का बदला तकलीफ से दिया क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर हूँ, यकीन करो। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई। नहीं, मेरा इलाज किसी नेक दिल डॉक्टर ने किया और बदले में मेरी शेल्ड और शर्ट ली। वो मेरे पास है, कहो तो दिखा दूं? मुझे माफ कर दो सोफी। मेरी सौतीली माँ की साजिश ने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं उन्हें अब कभी नहीं देखना चाहती। आइंदा किसी गलत फहमी का शिकार मत होना, बस यही एक दरख्वास्त है। शहजादा उसे अपने साथ महल ले आया और बादशाह से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे बादशाह ने बेखुशी कबूल किया। यूं शादी की तैयारियां होने लगीं। तमाम पड़ोसी बादशाहों को मदऊ किया गया। उन्हीं में से एक शहजादी का हकीकी बाप भी था, जिसे कुछ मालूम न था। जब सोफी सबके सामने आई तो उसके वालिद ने चूक कर कहा, ये तो मेरी बेटी है। बादशाह हैरान रह गया। क्या मेरा बेटा जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो तुम्हारी बेटी है? उसने हमें बताया क्यों नहीं? सोफी ने मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि मैं अब खुद को उस इंसान की बेटी नहीं समझती जिसने अपनी सौतेली बीवी के कहने पर मुझे कैद कर दिया। बाप के दिल पर जैसे चोट लगी। बेटी की तकलीफ सुनते ही उसके दिल में पछतावा और बीवी के लिए शदीद नफरत भर गई। सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया और मलका को गिरफ्तार कर लिया गया।
और यूं शादी धूमधाम से हुई। हर चेहरे पर खुशी थी, सवाए उस बदबख्त औरत के